निम्न प्रणाम शाह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रकाश पादु और अपन शब्दवाणी क्लासेस पे लगातार जो करंट अफेयर संबंधित क्लासेस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब न किसी लिंक के माध्यम से या किसी की भेजी हुई लिंक के माध्यम से या डिजिटल इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मेरे तक पहुंचे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब पहुंच ही गए हो तो आप सबसे एक विनती है कि जो अपना शब्दवाणी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो और उसके साथ साथ में जो अपने यूट्यूब चैनल की लिंक है, जो अपने वीडियो का लिंक है, वो उन बच्चों तक शेयर करो जो हाल ही में किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अब नियमित रूप से शब्दवाणी क्लासेस पर भी अपलोड की जा रही है। और फिर अगर उनको मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास अच्छी लगी, उनको लगा कि सर कुछ विशेष पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह पढ़ा रहे हैं कि आसानी से चीजें हमारे दिमाग तक पहुंच रही है, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने YouTube की जो लिंक है, क्लास की लिंक है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स अब एक ऐसा पहलू बन चुका है जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा भी एग्जाम ले लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हो, क्योंकि अगर आप की चीज की तैयारी करा है ना, आपने ये चीज को भी ज्ञान नहीं है कि आमने आड़े पाड़े क्षेत्र में क्या घटना हो रही है, तो आमनी तैयारी फेल है। इसलिए महत्वपूर्ण भी है करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स आप भी पढ़ो और दूसरों तक भी लिंक शेयर करो। तो आज का जो अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो आप सबने तो जब तक मैं बोल रहा था पीछे आदत अधूरा तो पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप भी साथ साथ में उत्तर देने की कोशिश करिए कि इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप मेरे उत्तर देने से पहले ही उत्तर गेस कर रहे हैं और अगर वो आपका गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन आपके दिमाग में एक सोच बैठ जाएगी कि ये उत्तर गलत था और उत्तर ये सही है, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा सेट हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज आप आमने हाथ करा या एक बार आमने हाथ कोई गलती होगी और दोबारा आप भी सुधार करा तो वह आमने चीज दिमाग में ज्यादा सेट रहे। जैसे कि अगर घर में कोई कूलर है, पंखो है, बिन सही करना रू बैठ गया, एक बार पूरा खोलियो खोल और दोबारा के फूटो बीड़ चालू की और ऊंधू घूमन डूब गयो, तो मन में प्रश्न पैदा होगा, यार नहीं घुमार तो ठीक रहा, लेकिन ऊंधू घूम क्यों, ओके सिस्टम हो। तो आप दोबारा ट्राई करा, दोबारा बिन खोला, दोबारा हो चके ओ वो फलानो तार इस ये लागनो चाहिए, मैं ही तार ने ऊंधू लगाई हूं। अब आगे से आप जब कभी भी कूलर सही करोगे ना, थारे दिमाग में बात चीज जरूर आई, फलाने दिन मैं वो कूलर सही कियो ना बेटो, ओ तार ई जगह लाग गयो, एक आने कूलर ऊंधू घूमन डूब गयो। तो आज याद रखना है कि ओ तार ई जगह नहीं लगाना है, मतलब वो चीज आपके एकदम पूरी दिमाग में सेट हो गई। उसी प्रकार से जब मैं प्रश्न पढ़ाऊंगा, आप पहले प्रश्न को चूज करोगे, उत्तर को चूज करोगे, और अगर माना कि वो गलत भी हो गया तो भी जो सही उत्तर जो मैं बताऊंगा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, गारंटी है अपनी। तो अपने 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको कुछ उससे संबंधित चीजें भी समझाऊंगा। हो सकता है कि परीक्षा में उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में
हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेश बना है? मतलब ये जो 4 राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से मैं आपको बता दूं कि भारत में 35 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश 7 में, कुल मिलाकर 35 में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये लागू हो चुकी है। लेकिन अभी अभी एक और राज्य इस योजना को लागू करने वाला है। बताओ वो राज्य कौन सा हो सकता है? भारत में वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है। मतलब जितने भी बीजेपी के राज्य थे उन सब में तो ये योजना लागू हुई थी। ऐसा एक राज्य चूज करो जिसमें अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है। दिमाग में सीधा आएगा सर ममताड़ू राज्य पश्चिम बंगाल। हां, पश्चिमी बंगाल वो राज्य है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। सेट कर लो दिमाग में, पश्चिम बंगाल 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला। आगे थोड़ी बहुत जानकारी देखो इसके बारे में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण व पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत PMJAY लागू करने के लिए कल AMU पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है श्री शुवेंदु अधिकारी, याद रखना पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री शुवेंदु अधिकारी। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है JP नड्डा, उनकी उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत PMJAY को लागू करने के लिए आयोजित MOU हस्ताक्षर समारोह की करेंगे अध्यक्षता। मतलब यह योजना पश्चिम बंगाल में लागू होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और श्री शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है उनकी गरिमामयी उपस्थिति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा NJZP साथी ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत सरकार का वह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा NJZP जो ऐप है एक वो लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर उड्डयन मंत्रालय? बताओ किसके द्वारा NJZP ऐप लागू किया गया? तो इसका जो अपना राइट उत्तर है आप सबने चूज कर लिया होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, जो भी करो सही गलत होता रहेगा। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में NJZP एक ऐप है वो लॉन्च किया गया। NJZP साथी ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के बारे में अगर जानकारी देखें तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज नेशनल जूलॉजिकल पार्क NJZP नई दिल्ली में एक स्मार्ट डिजिटल जू गाइड NJZP साथी ऐप लॉन्च किया है और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया है। मतलब इस ऐप के माध्यम से आप जब भी किसी जूलॉजिकल पार्क में जाओगे तो वहां पर आपको टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन टिकट कटवा सकते हो। इसका उद्देश्य स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। मतलब कई ऐसी जगह होती है जहां पर घणो भीड़ भाड़ है, मतलब अपन कहीं घूमने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं तो वहां पर अपने टिकट कटाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो जो अपने राज्य मंत्री थे जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय पर्यावरण जो राज्य मंत्री थे कीर्तिवर्धन सिंह ने, उन्होंने कहा यार लाइन में लगड़ा हुआ आदमी एक ऐप लॉन्च करना, देखो क्या सेट हुई है। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप का नाम था
NZP साथी ऐप। इसके माध्यम से आप स्मार्ट ऑनलाइन बैठे बैठे अपनी टिकट बुकिंग करा सकते हो कि मैं फलाने पार्क में जाकर शेर को देखना चाहता हूं। तो ये जो ऐप है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको उद्घाटन किया या इसको लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखना ऐप का, NZP। NZP साथी ऐप, मतलब आपका साथी है, याद रखना इसका नाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस डिजिटल मंच ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, पुरस्कार का नाम रखना याद, ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। हाल ही में ऐसा कौन सा डिजिटल मंच है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है? दीक्षा, परिवहन, ई जागृति या संचार साथी? कौन से डिजिटल मंच ने? दीक्षा ने, परिवहन साथी ऐप है उसने, ई जागृति ने या संचार साथी ने? एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। रजत पदक ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में, तो ये जो आपका जो डिजिटल मंच है वो है ई जागृति। ई जागृति, ई जागृति ने ही ई जागृति नाम का जो डिजिटल मंच है इसने ही ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। देख सकते हो आप इसमें, ये ई जागृति ऐप है, ई जागृति, इसका ये लोगो है ई जागृति का, उपभोक्ताओं का डिजिटल साथी है ये। इसमें सुविधा क्या है, कभी भी कहीं से भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, अपनी शिकायत की स्थिति और समाधान की प्रगति देख सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है तो ई जागृति के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। उपभोक्ता मतलब आप अगर कोई चीज खरीदते हो, उस चीज में कोई कमी आती है या वो एक्सपायर डेट से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसी चीजों से संबंधित आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। उन सब लोगों तक पहुंचा दीजिए इसके बारे में जो आज भी थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसी चीजें ले आते हैं जो खराब होती है या उनकी गुणवत्ता घटिया होती है, तो उन तक ये ऐप पहुंचाने का काम आप करोगे कि एक ई जागृति नाम को ऐप है, क्या नाम है? ई जागृति। ई जागृति नाम को ऐप है, उसमें आप अपनी शिकायत है वो दर्ज कर सकते हो कि साहब वो फलानी चीज लायो, फलानी चीज लायो तो ई आधार मत हो, लेकिन आ चीज घटिया आ गई, यानी गुणवत्ता जबकि बताउड़ी है भी घनी कम है, और शिकायत दर्ज भी कर सका, साथ साथ में आप देख भी सका कि मेरी शिकायत कति दूर पुगी है, मेरी शिकायत को समाधान हुई को वे नहीं। सशक्तिकरण ई जागृति के जरिए अपने उपभोक्ता अधिकारों का आत्मविश्वास से प्रयोग करें। इसमें जो ना तो कोई फीस है ना इसके कोई रुपए लगेंगे, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां पर ये स्कैनर दे रखा है, इस स्कैनर पर जाकर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अपनी जानकारी, उपभोक्ता मामले विभाग के ई जागरूकता प्लेटफॉर्म को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन श्रेणी के अंतर्गत रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसको लागू कब किया गया? 1 जनवरी 2025 को। ई जागृति ऐप को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को प्रारंभ किए गए ई जागृति प्लेटफॉर्म 4 पुरानी प्रणालियों OCMS, ई दाखिल, NCDRC, CMS और कॉन्फेनोट को एक एकल AI सक्षम पेपरलेस प्लेटफॉर्म में एक करता है। मतलब इन सभी चीजों को वो एक करता है और समस्याओं का समाधान करता है। तो जो भी अपने साथी है उन सभी से ये ई जागृति, जो भी उपभोक्ता है अनपढ़ है उन तक इसको पहुंचाने का काम आप करोगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने अपनी मेजबानी में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया है, वो भी सफलतापूर्वक? ऐसा कौन सा शहर है भारतीय जिसने विश्व की पहली
जो योगासन चैंपियनशिप है, विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, ऐसा कौन सा शहर है? क्या इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ, बेंगलोर में हुआ, लखनऊ में हुआ या अहमदाबाद में हुआ? बताओ, हाल ही में किस शहर ने अपनी मेजबानी में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो वो जो शहर है, वो शहर है अपना अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? का आयोजन किया गया अपने अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में, याद रखना। ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की गई। यहां पर आप देख सकते हो कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद ने अपनी मेजबानी में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप सफलतापूर्वक आयोजन की। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 ऐतिहासिक रूप से अहमदाबाद, गुजरात के एका अरीना में, कहा? एका अरीना नाम का कोई स्थान है, वहां पर 4 से 8 जून तक आयोजित की गई। 4 से 8 जून तक, पूछ सकता है कब से कब तक, तो याद रखना 4 से 8 जून तक, 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक एथलीट ने इसमें भाग लिया। और इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो भारत ने 12 स्वर्ण पदकों के साथ, कितने स्वर्ण पदक? 12 सोने के सिक्के जीते तब के, किसने? भारत ने। और इसके साथ इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसमें नीचे इसकी थीम है, ए न्यू एरा फॉर योगासन फ्रॉम ट्रेडिशन टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय बहुत बड़ा, ब्रिटेन का लिवरपूल नाम का एक विश्वविद्यालय है, आपने अगर कहीं नाम सुना हो तो उस लिवरपूल विश्वविद्यालय ने भारत के एक शहर में अपना नया शैक्षणिक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। उसने कहा है कि भारत में हम अपना एक शैक्षणिक परिसर स्थापित करेंगे, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग और अपना एक बड़ा सा स्थान चूज करेंगे, और वहां पर भी जो ब्रिटेन के लिवरपूल में जैसी शिक्षा और जैसा विश्वविद्यालय वैसा का वैसा परिसर स्थापित करेंगे। तो वो भारत के किस शहर में करेंगे? कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या जयपुर में? ऑप्शन चूज कीजिए कि कहां पर जो लिवरपूल विश्वविद्यालय है वो शैक्षणिक परिसर स्थापित करने वाला है, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या जयपुर में। तो मैं आपको बता दूं, लिवरपूल विश्वविद्यालय है वो भारत के बेंगलुरु शहर में, कहां पर? बेंगलुरु शहर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेंगलुरु शहर में शैक्षणिक परिसर स्थापित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मिलकर जून 2026 में, कब? जून 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया है? भारत और किस देश ने मिलकर 2026 में एक नई ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है, क्रिटिकल्स मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी? तो इसका किस देश के साथ में? यूनाइटेड किंगडम के साथ में, चीन के साथ में, फ्रांस के साथ में या रूस के साथ में? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर जो क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है, वो यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम और भारत ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। इसके बारे में अगर और जानकारी देखें तो ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं।
ये यहां पर अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ये है यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम है जिसमें मुख्य रूप से 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। अगर इन चारों को मैं दर्शाऊं तो आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखिए, एक तो ये यहां पर वेल्स, ये वेल्स नाम का देश है। फिर अगर इसमें इंग्लैंड देखें तो अपना ये है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड, वेल्स और इसके साथ साथ में एक है स्कॉटलैंड। ये अपना जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड है, ये पूरा स्कॉटलैंड है। और फिर अगर ये देखें तो ये उत्तरी आयरलैंड है। इन चारों देशों से मिलकर निर्माण होता है यूनाइटेड किंगडम का। और यहां पर आपको बीच में यहां पर इंग्लिश चैनल भी दिखाई दे रही है, डोवर जलसंधि, यहां पर डोवर नाम का शहर है, लंदन यहां पर है, यहां से 0 डिग्री ये ग्रीनविच रेखा भी गुजर रही है लंदन के जस्ट पास से। तो यूनाइटेड किंगडम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक प्रमुख देश है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक राजनीतिक संघ है। इसकी राजधानी लंदन है और यहां की आधिकारिक जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड की जो राजधानी वो यहां पर लंदन है और उसकी मुद्रा का नाम याद रखना, पाउंड स्टर्लिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शायद पीछे अपना रह गया था ये क्वेश्चन, ये हाँ, कि 7 जून 2026 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। 7 जून 2026 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगर प्रश्न पूछे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, खाद्य खाने का, खाद्य मतलब खाने का, यह दिवस कब मनाया गया, तो इसमें अपन को याद ऐसे रखना है कि आमने चींटे में घर के आड़े पाड़े कोई फंक्शन वे, ब्याह शादी वे ना, घना कर तो हम सिस्टम पे उबूड़िया करिया गए, टेबला हेबला लगा मत बे देखो नारा नारा प्लेट में थोड़ा थोड़ा जी में। लेकिन अगर अपन अभी भी कहीं पर टेंटों में चले जाए ना, तो कई ऐसी जगह होती है जहां पर वो सिस्टम नहीं होता है टेबल कुर्सी वाला, तो लोग होते हैं वो साथ में नीचे बैठ बैठ के खाते हैं। एक थाली पर 4-4, 5-5, 10-10 लोग साथ साथ में बैठ जाते हैं और फिर उस खाद्य को ऐसा खाते हैं, ऐसा जमकर खाते हैं कि जब तक पेट और पारी वजन नहीं हुई जब उबा हुआ। कई बार तो मारवाड़ी में कहावत है वे चेक करेगा ये आंगली घा इन्हें चेक कर लेना एकदम मुंह में फुल नहीं हो योग नहीं हो। तो वो खाद्य को कब खाते हैं, जब साथ में बैठते हैं। क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं। तो साथ में जब बैठते हैं, 7 जून खाद्य सुरक्षा, खाद्य को कब खाते हैं, जब साथ में बैठते हैं तो एकदम फुल जमकर खाते हैं। तो 7 जून 2026 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है, सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, स्वस्थ कल सुरक्षित भोजन, या अच्छा भोजन कल का योजन। बताओ क्या होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम या विषय। तो इसका जो विषय है वो है समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, हर जगह सुरक्षित और अच्छा भोजन पहुंच जाए, ये इसकी थीम है। ये अपन ने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन ये है अपना कि सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, शायद इसका दूसरा नाम है, सुरहाताल का दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, वो किस राज्य में है। तो जो सुरहाताल नाम का रामसर स्थल है, जो भारत का 100वां रामसर स्थल है, नाम याद रखना सुरहाताल, भारत का 100वां रामसर स्थल है। यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यह अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसको 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। अगर और अपन देखें कि अभी अभी नए नए कौन से
रामसर स्थल बने हैं जो प्रेक्षक की दृष्टि से उपयोगी है, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला तो अपना ये कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल, यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, बलिया उत्तर प्रदेश में। कब बनाया गया इसको? 5 जून 2026 को, मतलब विश्व जो पर्यावरण दिवस था 5 जून को, उस दिन इसको घोषित किया गया। विशेषता क्या है कि यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की गोखुर झील है, ओक्सबो लेक, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। तो ये सुरहाताल नाम का जो पक्षी अभ्यारण्य है या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, यह कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश में। यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। कितना? 100वां। उसके बाद में देखें तो यहां पर शायद सोखा झील का 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का शेखा झील। अगर प्रश्न पूछे कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां का है, तो यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है। यह पक्षियों का एक प्रमुख प्राकृतिक आवास है। इसे 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया। फिर ये तो वो सेम ही है। यहां पर देखो एक है सारीडांड नामक जो रामसर स्थल है, वो कच्छ गुजरात में है। इसे भी 2026 में घोषणा की गई थी। विशेषता क्या है कि यह रेगिस्तानी और लवणीय आर्द्र भूमि का बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र है। रेगिस्तान है और साथ साथ में लवणीय आर्द्र भूमि भी है। सारीडांड, इसे भी रामसर स्थल घोषित 2026 में किया गया। तो महत्वपूर्ण याद रखना, सुरहाताल उत्तर प्रदेश में, शेखा झील उत्तर प्रदेश में, सारीडांड कच्छ गुजरात में, याद रख लेना। अगला प्रश्न, HAWK वॉक नामक डिजिटल सिस्टम का संबंध किससे है? HAWK नामक जो डिजिटल सिस्टम है उसका संबंध परिवहन से है, खाद्य पदार्थ से है, जल सुरक्षा से है, वन्य जीव या अपराध प्रबंधन से है। तो HAWK नामक डिजिटल सिस्टम का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो वन्य जीव एवं अपराध प्रबंधन से है। HAWK ये कोई डिजिटल सिस्टम है जो वन्य जीव से संबंधित जो अपराध होते हैं उन अपराधों को ऑनलाइन करने और उनकी पूरे डाटा रखने का काम करता है। HAWK वन्य जीव अपराध प्रबंधन से संबंधित है। देखो तो भारतीय वन विभागों और जो वन्य संरक्षण एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह एक प्रमुख सॉफ्टवेयर है जिसको HAWK कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल HAWK कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह भारत की पहली केंद्रीकृत प्रणाली है। केंद्रीकृत मतलब पूरे भारत के जितने भी वन्य जीवों से संबंधित जो अपराध है उनको एक जगह इकट्ठा करती है, जो राज्य के वन विभागों और अदालतों को जोड़कर वन्य जीव अपराधों पर नजर रखती है। जो राज्य के वन विभाग और जो अन्य अदालतें हैं उन सबको जोड़ती है और नजर रखती है वन्य जीव अपराधों पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज जो मूक प्राणियों से संबंधित की जाती है, उनके फायदे के लिए की जाती है, उनको न्याय पहुंचाने के लिए की जाती है, उसका वास्तव में स्वागत है। तो इसका नाम है HAWK, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। कामकाज, इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों, वन्य जीवों की मौतों और अपराधियों का डेटाबेस रियल टाइम में डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाता है। जो सभी डाटा है कि कितने वन्य जीवों की मौत हुई, किस कारण हुई, या फिर इसके जो अपराधी है उनका पूरा का पूरा डाटा अपन को ऑनलाइन मिल जाता है। बहुत ही अच्छी चीज है। अगला, हाल ही में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहां स्थापित किया गया? 7वां किया गया, मतलब दिमाग में घंटी दौड़नी चाहिए। यूं पहला 6 तो है, इससे पहले कितने थे? 6 तो थे। अभी 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या पंजाब में? आप गेस करो कि 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया होगा? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या पंजाब में? तो जो 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है वो अपने जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो देखिए, ये अपने भारत के मौसम विज्ञान विभाग का लोगो है।
इसके नीचे की जो लाइनें हैं वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसके नीचे जो लोगो है उसके नीचे की लाइन क्या है, तो इसका मतलब है आदित्यात जायते वृष्टि ही, आदित्यात जायते वृष्टि, याद रखना। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना क्यों की गई, तो 1864 में भारत में चक्रवात आए थे, उसके कारण कलकत्ता में हुई सती, और 1866 और 1871 का अकाल पड़ा। अगर किसी चीज की पहले जानकारी होती है ना, तो अपन काफी हद तक उससे बचाव कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे को पता है कि इस स्थान पर यह घटना होने वाली है, तो हो सकता है कि मैं पहले ही संभल जाऊं और उससे होने वाली हानि को कम कर लूं। ऐसा ही हुआ था जब 1864 में चक्रवात आया था, तो कलकत्ता में भारी क्षति हुई थी। 1866 और 1871 में अकाल पड़ा था, उसके कारण भी बहुत सारे मौतें हुई थी, क्योंकि पहले पता ही नहीं चल रहा था कि कब अकाल आएगा, कब चक्रवात आएगा। तो उसके बाद में मौसम संबंधी विश्लेषण और संग्रह कार्य एक ढांचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसा विभाग की स्थापना करेंगे जो इनकी जानकारी रखे और पहले ही सूचित कर देंगे भाई फलाने दिन आंधी आने वाली है, आपके जगह डोका है, पुत्र है, भाई ढक लो आराम। तो कमो कम क्षति तो नुकसान तो कम हुए। तो उसके नतीजन 1875 में भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। 1875 ईस्वी में, याद रख लेना, 1875 ईस्वी में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। इसकी कब हुई? 1875 ईस्वी में। मौसम विभाग का नेतृत्व मौसम विज्ञान के महानिदेशक करते हैं। वर्तमान में जो मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक है वो मृत्युंजय महापात्र है। मृत्युंजय महापात्र, मृत्युंजय जो मृत्यु से जय दिला देते हैं अपने नागरिकों को, वो है मृत्युंजय, जो मौसम के पक्के जानकार है और मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, इससे पहले 6 थे, मैंने आपको बताया था 6 कौन कौन से? चेन्नई में, गुवाहाटी में, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली। अगर बड़े बड़े शहर देखूं और हैदराबाद हो रहे, बड़े बड़े शहर देखूं तो चेन्नई में, फिर इधर नई दिल्ली में, इधर मुंबई में, इधर कोलकाता में। भारत की 5 बड़ी बड़ी सिटी में वेग नहीं हुए, सबसे नीचे चेन्नई में, फिर इधर पूर्व में कोलकाता में, उत्तर में नई दिल्ली और पश्चिम मुंबई। 4 तो ये हो गए, फिर एक गुवाहाटी में, नागपुर में, हैदराबाद में, और अब बन गया जम्मू कश्मीर में। तो अब कितने हो गए? 7 केंद्र हो गए, याद रखना। तो आज के अपने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त हुए। कल अपन इससे अच्छे और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है कि अगर किसी एग्जाम में प्रश्न आए तो अपने इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार खोजबीन कर चुन चुनकर मैं प्रश्न लाता हूं जो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, साथ में वीडियो को लाइक भी किया होगा। तो मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।